आज हम कवर करने वाले हैं इकोनॉमिक सिक्योरिटी बफर्स। ये एक इकोनॉमी के रिलेटेड टॉपिक है और आपको भी पता है जो इकोनॉमी का जो टॉपिक है वो हमारे एसए के पेपर के लिए भी और हमारे करंट अफेयर के पेपर के लिए भी और हमारे पाकिस्तान अफेयर के पेपर के लिए भी, इन तीनों पेपर्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स के अंदर एक फेयर है कि वो मेन एग्जाम के अंदर इकोनॉमी के रिलेटेड जो टॉपिक है या तो उनको बताया जाता है या वो खुद से ही सोच लेते हैं कि भाई इकोनॉमी का रिलेटेड टॉपिक को अटेम्प्ट नहीं करना, इसके अंदर मार्क्स कम आते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्टैट्स डालना पड़ते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स डालना पड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर आपकी स्ट्रैटेजी मैटर करती है, यहां पर आपका जो एनालिसिस है वो मैटर करता है। स्टैट्स जो आप सोच रहे हैं इतने ज्यादा डालने पड़ेंगे हमें, वो इतने नहीं डाले जाते। इसके ऊपर मेरा कंप्लीट लेक्चर आया पड़ा इकोनॉमी के रिलेटेड। जितने भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इकोनॉमी के रिलेटेड वो कवर हो जाएंगे, तो आप लेक्चर लाजमी लीजिएगा। और ये जो यहाँ पर ओपिनियन आर्टिकल लिखी गई ये इशरत हुसैन साहब ने लिखी है और आपको पता है कि इनके जो आर्टिकल्स है वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। सेकंड हमारे पास है इफ ईरान अनरेवल्स रीजनल स्टेबिलिटी और पाकिस्तान के कंसर्न्स क्या है ईरान क्राइसिस के अंदर, ये भी हमारे करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड अगर देखा जाए उर्मची मीटिंग पाक अफगान टॉक्स, आपको पता है यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो उर्मची मीटिंग हुई है, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन की है इसके अबाउट, लेकिन आज जो है कुछ और चीजें जो फर्दर हैं उसको जो हम यहां पर ऐड करने वाले हैं। तो हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपका एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन की आज 178 क्लास के अंदर। एंड टुडे डेट इज 3 अप्रैल 2026। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड एज यू नो वेरी वेल हम यहां पर डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और एसए के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट ओपिनियन आर्टिकल्स हैं, एडिटोरियल आर्टिकल्स हैं या हमारे न्यूज आर्टिकल्स हैं, उनके हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन भी करते हैं और उनका एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। डियर एस्पिरेंट, जो हमारे डन न्यूज़पेपर का एनालिसिस है, ये हमारे जो एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन है, ये हमारे फॉर द होल ईयर रहेगी 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सीएसएस 2027 के लिए और जितने भी हमारे पीएमएस एस्पिरेंट्स हैं, केपीके के हैं, सिंध के हैं, पंजाब के हैं, तो वो भी अपने इन न्यू डेवलपमेंट्स को, न्यू अपडेट्स को कवर कर सकते हैं। लेकिन आपने नोट्स मेकिंग लाजमी करनी है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप लॉन्ग नोट्स बनाते हैं या शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, दोनों ही जो है वो ठीक है। लेकिन देखना यह है कि अगर आपकी मेमोरी अच्छी है, आप जो है वो काफ़ी देर तक चीज़ों को याद रख सकते हैं, तो शॉर्ट नोट्स ठीक है। अदरवाइज आपको लगता है कि लॉन्ग नोट्स बनाने चाहिए तो ज़रूर बनाएं, ठीक है। उससे होता है क्या कि अगर आप चीज़ें ब्लर होना शुरू हो जाए, देखें 12 सब्जेक्ट है, चीज़ें ब्लर हो जाती है, अगर ना चाहते हुए भी हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि जब आपके पास लॉन्ग नोट्स होंगे तो आप थोड़ी डिटेल भी दे सकते हैं और शॉर्ट नोट से ये फायदा होगा तो आप मेन एग्जाम्स के अंदर इजीली रिवीजन अपनी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ, लेकिन उससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट लिटरेरी स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड करते हैं। और मैं डेली बेसिस के ऊपर एक चीज आपको बताता हूं, अगर देखें आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग फास्ट नहीं है, आपको आइडियाज जल्दी पिक नहीं हो रहे, तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज में एक बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि आप फिलोसफिकल और लिटरेरी स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड किया करें। देखें आप ऐसे के पेपर के अंदर चाहे आप लिटरेरी स्टेटमेंट या कह लें कि या फिलोसफिकल स्टेटमेंट के ऐसे को चाहे आप अटेम्प्ट ना करें, लेकिन आप अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए लाजमी करें। देखें इससे क्या होता है कि आपके जो आइडियाज है वो जल्दी पिक होना शुरू हो जाते हैं, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग फास्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपका एक टॉपिक है और आप कोशिश क्या करते हैं कि मल्टीफेरियस एंगल से उसको जो है टच देने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को पिक करने की कोशिश करते हैं, आइडियाज़ को लिटरेचर से उठाएंगे, रिलीजन से उठाएंगे, फिलोसफर्स यहाँ पर आप डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए साइंस एंड डिस्कवरीज की अगर बात करें तो आप वहाँ से जो है वो अपने आइडियाज़ पिक करने की कोशिश करेंगे। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आप जो है वो सोचने के ऊपर मजबूर होंगे, वो सोचेंगे, तो इससे क्या होगा, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग फास्ट होगी। तो जब आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग ही फास्ट है और आइडियाज़ भी फास्ट आएंगे, तो जो आपकी राइटिंग स्पीड है वो भी यहां पर बढ़ती जाएगी। और राइटिंग स्पीड जो है तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग फास्ट नहीं होगी। देखें आइडियाज होने बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कहते हैं ना कि जहां पर जो है ना आइडियाज खत्म होते हैं इंग्लिश ही खत्म हो जाती, तो ये वही चीज है। मुद्दा चाहिए, लैंग्वेज के लिए मुद्दा चाहिए। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज लिख रहे हैं तो उसके लिए मुद्दा भी तो चाहिए ना, टॉपिक चाहिए आपको। जब आपके पास आइडियाज ही खत्म हो जाएंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग आपकी रुक जाएगी, तो आप क्या लिखेंगे यहां पर? तो अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग को फास्ट बनाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें, नॉलेज अपना बढ़ाएं, ओपिनियन देने की एबिलिटी अपने अंदर क्रिएट करें और एनालिटिकल अप्रोच और एनालिटिकल एबिलिटी को यहां पर डेवलप करें।
ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं हमारे मेन एग्जाम्स के लिए। तो अब बात करते हैं यहां पर जो है हमारे पास इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको यहां पर डिस्कस करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, वो इसलिए है कि जो हम बात करते हैं ना यहां पर लक की, उसको यहां पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखें, जो थॉमस एडिसन कहते हैं कि गुड फॉर्च्यून इज व्हाट हैपेंस व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स विद प्लानिंग। अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। देखें, अच्छी किस्मत तब तक नहीं आती जब तक आप प्रिपरेशन अच्छी नहीं करते और जब तक कोई अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल जाती और आप उससे फायदा नहीं उठाते, तो गुड फॉर्च्यून कभी भी नहीं आती। क्या कहने का, क्या मतलब है कहने का? देखें, प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, स्टडी प्लान बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी आप चले काम कर रहे हैं उसके लिए प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ही मौका आए तो प्रिपरेशन तो आपकी ऑलरेडी हुई पड़ी है, तो आप उस अपॉर्चुनिटी से क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं। तो उस वक्त आपकी अच्छी किस्मत होती है, उस वक्त कहा जाता है कि अच्छी किस्मत है, मिल गए। ये नहीं देखते कि उसके पीछे कितनी स्ट्रगल्स हैं, कितनी एफर्ट्स हैं, उसने कितनी उसने हार्ड वर्क है, उसका कितनी उसकी डेडिकेशन है, कितना उसका पैशन रहा है इसके अंदर, कितनी उसने यहां पर डिफिकल्टीज को फेस किया है। देखिए, प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीएसएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीएमएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अच्छी किस्मत कहां से आएगी जब तक आप प्रिपरेशन अच्छी नहीं करेंगे? अपॉर्चुनिटी तो आपके पास आ जाएगी, आप सीएसएस का एग्जाम देंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आप बहुत सारे एस्पिरेंट्स है जो और भी कह रहे हैं कि अटेम्प्ट्स बढ़नी चाहिए, ये भी चीज है, अब वो इस अपॉर्चुनिटी के पीछे है, तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है, तो आप इससे फायदा उठाएं। और फायदा उस वक्त उठा सकता है, किस्मत उस वक्त अच्छी हो सकती है जब यहां पर अपॉर्चुनिटी और प्रिपरेशन दोनों का आपस में मिलाप होता है। ठीक है, तो आज जिन लोगों ने भी अपनी किस्मत बदली है ना, वो ऐसे ही बैठे बैठे नहीं बदली, उन्होंने मेहनत की है, स्ट्रगल्स की है, जान मारी है, अपने आप को घसीटा है, डिफिकल्टीज का सामना किया है। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, प्रिपरेशन करें, जब भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आए आप उससे फायदा उठा सके, और ये इससे अच्छी किस्मत और नहीं हो सकती। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर सबसे पहले हमारे पास ओपिनियन आर्टिकल्स भी हैं और न्यूज आर्टिकल्स भी हैं। देखें, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बता दिया, फिर आगे जो हम इसकी डिस्कशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखें कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी बफर्स, इकोनॉमिक सिक्योरिटी है लिवरेजिंग गुडविल फॉर लॉन्ग टर्म रेजिलियंस। यहां पर इशरत हुसैन साहब ने काफी इंपॉर्टेंट जो है वो चीजें कही हैं कि यहां पर 4 पिलर्स की बात की गई कि आप किस तरह जो है इकोनॉमी को जो वो स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले। सेकंड, अगर देखा जाए, देखिए इसके अंदर रेमेडीज हैं, क्या है, रेमेडीज और सजेशंस है जो आप लाजमी ऐड करिएगा, और बुलेट पॉइंट के अंदर आप अपनी नोट्स मेकिंग करते जाए कि इकोनॉमी वाला अगर आपने टॉपिक की हेडिंग दी हुई है तो उसके नीचे इसकी इन्फो ऐड करते जाए। ठीक है, मटीरियल। नेक्स्ट हमारे पास है इफ ईरान अनरेवल्स, देखे रीजनल इंस्टेबिलिटी, पाकिस्तान कंसर्न्स इन ईरान क्राइसिस, पाकिस्तान के क्या कंसर्न है, पाकिस्तान के लिए क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। थर्ड हमारे पास है उर्मची मीटिंग, पाक अफगान टॉक्स सीकिंग रेजोल्यूशन ऑन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अब यहां पर जो हमें मीटिंग देखने को मिली, सागडा साहब जो यहां पर 31st जो यहां पर हमें चाइना का विजिट मिलता है, तो यहां पर जो सिटी है, उर्मची बेसिकली सिटी है, आप उर्मची भी कह सकते हैं, उर्मची भी कह सकते हैं, सिटी है, वहां पर जो है टॉक्स होती हैं, यहां पर जो वांग ही है जो फॉरेन मिनिस्टर है चाइना के, उनके साथ। ठीक है, लेकिन प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ और चीजें डिस्कस की थी, इससे जो है यहां पर जो हमारी डिस्कशन है वो कुछ डिफरेंट रहेगी। अगर किसी ने कोई चीजें ऐड की है तो वो मैं बता देता हूं, वहां पर क्लियर कर देता हूं कि कौन सी चीजें ऐड करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद लास्ट में वोकैब रहती है, और वोकैब को हम लास्ट में लाजमी डिस्कस करते हैं। वोकैब का कह लें कि बहुत सारे एडवांटेजेस है, मैं डेली बेसिस के ऊपर एक बात बार बार आपको कहता हूं कि देखें, वोकैब के एडवांटेजेस देखें। सबसे पहले तो आपका रेपिटेशन वाला मामला यहां पर सॉल्व हो जाता है। उसके बाद अगर आपके स्टेटमेंट मोल्ड करके जो यहां पर कहा जा रहा है वो स्टेटमेंट मोल्ड करके लिख सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि आप टॉपिक के रिलेटेड जो है जॉर्गन्स, टर्मिनोलॉजीज और वर्ड्स को यूज करते हैं, और आपको पता होता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव सेंस क्या है वर्ड्स की। तो वोकैब इसीलिए अच्छी होना बहुत ज्यादा जरूरी। देखिए, वोकैब अच्छी का मतलब ये नहीं कि आपके पास हाई फ्रीक्वेंसीज उल्टे फुलटे वर्ड्स होने चाहिए इनफॉर्मल टाइप से, नहीं, आपके पास फॉर्मल होने चाहिए और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव सेंस क्या है और पॉजिटिव सेंस क्या है वोकैब की। ये बहुत ज्यादा चीज मैटर करती है हमारे मेन एग्जाम्स के लिए, और इससे क्या होता है, जो आपका रेपिटेशन वाला मामला है ना, चाहे आइडियाज का है चाहे वर्ड्स का है, वो यहां पर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं, हमारे पास फर्स्ट ओपिनियन रहने वाली है, काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी कहा है कि ये
बेसिकली सजेशंस है, और इसके अंदर हमारे पास 8 पॉइंट रहने वाले हैं, और जो 4 पिलर्स हैं वो हमारे स्पेशली इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, वो कौन कौन से, इनको हम 1 बाय 1 जो है डिस्कस करते जाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारे पास जो यहां पर रहने वाला है लेवरेजिंग पॉलिसी स्पेस एंड गुडविल, दो चीजें यहां पर देखें कि एक तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को यहां पर रीजनल लेवल के ऊपर, ग्लोबल लेवल के ऊपर जो है वो काफी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। एक चीज तो ये है जो किस तरह कि आपको पता ही है यहां पर इजराइल, यूएसए और ईरान वाला मैटर, तो इससे हुआ क्या कि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज गया इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। दूसरी तरफ यहां पर आपको पता है आईएमएफ के साथ 25th जो है प्रोग्राम चल रहा है पाकिस्तान का $7 बिलियन वाला, तो अभी उन्होंने यहां पर पाकिस्तान का विजिट किया, पूरा इंक्वायरी वगैरह की, तो यहां पर नेक्स्ट फेज के लिए भी जो है इनके दरमियान हमें डील होते हुए नजर आई। तो सबसे पहले जो यहां पर जो हमें कंडीशंस लगते हुए नजर आती है आईएमएफ की तरफ से, वो यहां पर देखने को थोड़ा सा उसके अंदर जो है वो कह ले के कम देखने को मिली। उसकी वजह यह है कि यहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर जो है क्राइसिस चल रहा है, उसकी रीजन ये है। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर इकोनॉमिक बफर्स की, जो बात की जा रही है यहाँ पर। देखिए इकोनॉमिक बफर्स का मतलब जो मुआशी ज़खायर की बात की जा रही है, ऐसी हिकमत अमली जो आपके फ्यूचर के अंदर कोई अगर कह ले के जिस तरह अभी यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया गया तो मुश्किल टाइम आया तो उस वक्त इसको क्या किया जा सके, यूज किया जा सके। ठीक है, बफर्स को मतलब बोला जाता है, हिकमत अमली बोल सकते हैं या ज़खायर बोले जा सकते हैं, जो आप मुश्किल टाइम के जो या मुश्किल वक्त होता है उस वक्त आप उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो पिलर रहने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहता है कि यहां पर स्ट्रेंथनिंग फॉरेन एक्सचेंज रेजिलियंस, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले आप ये अंडरस्टैंड करें कि ये फॉरेन एक्सचेंज क्या है। देखिए फॉरेन एक्सचेंज जो वो है जो बेसिकली स्टेट ऑफ बैंक जो अपने पास क्या रखती है, रिजर्व रखती है, अपने पास रखती है। उस किस फॉर्म में हो सकता है, फॉरेन करेंसीज हो सकती है, गोल्ड हो सकता है। वो क्यों रखा जाता है, बेसिकली जाके फॉरेन अदायगियां जो है, जो कर्जे वगैरह वो दिए जा सके। उसके बाद अगर देखा जाए जो हम इंपोर्ट वगैरह करते हैं यहाँ पर, उसके जो है वो पे करना पड़ते, तो ये फॉरेन जो एक्सचेंज रिजर्व है ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, ये ज्यादा होना चाहिए। तो इससे अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। देखें सबसे पहले तो यहां पर नॉन डेट इनफ्लोज। ठीक है, अब नॉन डेट इनफ्लोज मींस क्या है, यहां पर ऐसी जो रकम है जो विदाउट कर्जे के हो, कैसी ऐसी रकम हो जो विदाउट कर्जे के हो, जो पाकिस्तान के अंदर आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रेमिटेंसेस, आपको पे दोबारा नहीं करना पड़ेंगे, यहां पर सूद नहीं पे करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंडली अगर देखा जाए एक्सपोर्ट, जो आप एक्सपोर्ट से आमदनी कमाते हैं, ठीक है वो है। उसके बाद अगर देखा जाए तो एफडीआई, वहां से जो हमें आमदनी आती है, तो ये हमारे पास रहेंगे नॉन डेट इनफ्लोज। ठीक है, उसके बाद रीप्रोफाइलिंग एक्सटर्नल लायबिलिटीज। रीप्रोफाइलिंग एक्सटर्नल लायबिलिटीज का मतलब होता है जो हमने यहां पर कर्जे लिए हुए हैं, जो वर्ल्ड बैंक से लिया हुआ है, आसियान डेवलपमेंट बैंक है या आईएमएफ है, तो यहां पर जो उनकी डेट्स है बेसिकली उनको जो है वो आगे किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो इकोनॉमिक क्राइसिस भी चल रहा है। ठीक है, इकोनॉमी के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए एक तरफ तो यहाँ पर अफगानिस्तान का मैटर देखने को मिल रहा है, वो टेररिज्म का जो इशू है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए सबसे बड़ा इशू जो है यहाँ पर मिडिल ईस्ट के अंदर जो वॉर चल रही है, ठीक है, उसको लेकर। उसके बाद है यहाँ पर मेंटेनिंग मार्केट डिटरमिन एक्सचेंज रेट्स, इनको भी यहाँ पर मार्केट्स के अकॉर्डिंग जो अपने एक्सचेंज रेट को रखना पड़ेगा। उसके बाद इंप्रूविंग मैरीटाइम कैपेसिटी पाकिस्तान पोर्ट्स। मैरीटाइम कैपेसिटी इंपोर्टेंट चीज है। देखिए आपको पता है कि यहाँ पर मिडिल ईस्ट के अंदर अभी क्या है, यहाँ पर वॉर हमें देखने को मिल रही है, तो इसके रिलेटेड हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि ग्वादर पोर्ट को किस तरह जो है यहाँ पर स्ट्रेंथन किया जा सकता है, इसको जो है वो कह लें कि एज ए इकोनॉमिक हब यूज किया जा सकता है। देखिए मिडिल ईस्ट के अगर देखा जाए जिस तरह यहाँ पर शिपिंग इंश्योरेंस बढ़ते हुए नजर आई, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो हमें वॉर रिस्क जो देखने को मिल रहा है उसकी वजह से प्राइसेस यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आई, तो यहाँ पर जो ग्वादर है, जो पोर्ट है, वो कह लें कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पास के जो इंटरनेशनल जितने भी शिपिंग है उनको जो है ग्वादर की तरफ जो है वो मोड़ा जाए। और इससे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितने भी ग्वादर की यहाँ पर सिक्योरिटी है उसको स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए खाली उनको जो है अपनी ग्वादर की तरफ मोड़ने से काम नहीं चलेगा शिपिंग को, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर सिक्योरिटी वो है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वेस्टर्न बॉर्डर है, आपको पता है वेस्टर्न बॉर्डर तो ऑलरेडी जो है यहाँ पर हमें पूरा जो है वो क्योस एंड इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। गल्फ स्टेट्स पूरा आपको देख ले अरेबियन सी, हमारा अरेबियन सी के जरिए पाकिस्तान यहाँ पर जो है वो अपनी सारी ट्रेड करता है गल्फ स्टेट्स के साथ, तो वो उसके अंदर क्योस चल रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर ईरान का बॉर्डर लग रहा है, ठीक है। वो तीसरी तरफ अगर देखा जाए अफगानिस्तान के अंदर, तो ऑलरेडी जो पाकिस्तान और जो है यहाँ पर अफगानिस्तान के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मिलिटेंट्स ग्रुप्स को लेकर, एक चीज तो वो भी है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर करनी पड़ेंगी, तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो यहाँ पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी इकोनॉमी के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है, इनहैंसिंग रीजनल कनेक्टिविटी एंड ट्रेड।
अब यहां पर दो प्रोजेक्ट्स की बात करूंगा, वो यहां पर मेंशन तो नहीं किए गए लेकिन हम ऐड कर लेते हैं। एक आपका कासा 1000 प्रोजेक्ट और दूसरा आपका टापी, जो यहां पर तापी प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं, टापी भी कह सकते हैं, वो भी प्रोजेक्ट रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स है। बेसिकली कहा गया कि उनको कंप्लीट किया जाना चाहिए, उनकी कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट करनी चाहिए, तो उनका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जब देखें सेंट्रल एशिया के साथ अब कनेक्टिविटी करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब सेंट्रल एशिया के अगर यहाँ पर उज्बेकिस्तान है या हमारे पास तुर्कमानिस्तान है, अगर इनके साथ अगर अजरबैजान है, इनके साथ अगर जो कल के यहाँ पर पाकिस्तान के जो कराची के पोर्ट्स हैं उनके साथ कनेक्टिविटी हो सके, तो इससे क्या होगा, ट्रेड भी जो है यहाँ पर जो है वो बूस्टअप होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है, अब अफगानिस्तान के साथ रिलेशन जो है वो अच्छा होना जरूरी है। तो ये भी एक चीज है, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, ग्वादर्स है, ऑलरेडी हम इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। रिकैलिब्रेटिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक चीज यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा, जो इंडोनेशिया और पाकिस्तान के दरमियान में जो ट्रेड एग्रीमेंट है, बेसिकली उसको बोला जा रहा है कि यहां पर जो आसियान का जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो प्रोग्राम है उसके साथ बेसिकली इसको अपग्रेड किया जाए तो ये ज्यादा बेस्ट है, ताकि बाकी कंट्रीज के साथ भी जो है पाकिस्तान की ट्रेड हो सके। तो एक तो आसियान जो है यहां पर हमें नजर आता है, तो उसके साथ तो इंडोनेशिया के साथ जो अभी हमने जो अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी उसको डिस्कस किया था। उसके बाद चाइना के साथ जो है दोबारा देखना पड़ेगा हमें सारी चीजें। देखिए यहां पर एक और चीज भी है टैरिफ को लेकर, यूएस टैरिफ अरेंजमेंट की बात की। देखें टैरिफ के अंदर रिस्ट्रक्चर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखें वर्ल्ड बैंक ने यहां पर क्या कहा था कि पाकिस्तान के 10 एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जिनको दोबारा रिस्ट्रक्चर किया जाना चाहिए और बहुत ज्यादा जरूरी है। देखा जाए तो कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज के पाकिस्तान के जो टैरिफ्स है वो कम है, तो उनको जो है दोबारा रिस्ट्रक्चर किया जाना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर रोशन डिजिटल अकाउंट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि यहां पर डिजिटल एरा चल रहा है, ई कॉमर्स चल रही है, फ्रीलांसिंग चल रही है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग देखने को मिल रही है, तो डिजिटल रोशन डिजिटल अकाउंट्स जैसे जो है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, बुलेट पॉइंट में आप ऐड करते जाए, ठीक है, नोट्स के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास 5th नंबर पर क्या है, यहां पर इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी। अब देखें एनर्जी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोला जा रहा था जो इकोनॉमिक बफर्स है जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो जखायर आज हमारे पास होते हैं, जो 1990s के अंदर बेसिकली ऑल रिजर्व बनाने की बात की गई, अगर आज वो बनाए जाते तो आज वो जो 28 दिन की बात की जा रहे थे यहाँ पर रिजर्व है, तो वो आज थोड़ा लॉन्ग अरसे तक भी उनको रिजर्व किया जा सकता था ऑयल को, और बुरे वक्त में काम आ सकते थे। एक चीज तो ये भी है। दूसरा यहाँ पर सोलराइजेशन की तरफ जाना चाहिए, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को जो है यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, उनकी तरफ जाना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट। देखे हमने यहाँ पर सोलर रेवोल्यूशन की भी लास्ट टाइम जो है बात की थी, वो भी इंपॉर्टेंट है। देखे हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की तरफ, ठीक है, ये भी। अब लास्ट टाइम एक हमने डिस्कशन की थी कार्बन क्रेडिट्स की, जो नॉर्वे के साथ हमने यहां पर साइन किया था। अब आप बताएंगे कि नॉर्वे ने जो ग्लोबल इनिशिएटिव लिया है वो प्रोजेक्ट कितने बिलियन डॉलर का था, आप कमेंट के अंदर बताएंगे। अगर आप डेली बेसिस के ऊपर लेक्चर ले रहे हैं पता होना चाहिए आपको। उसके बाद है एमएनसी, अगर देखा जाए मल्टीनेशनल कंपनीज है, तो जितने भी पाकिस्तान के अंदर रिसोर्सेज हैं उनको क्या किया जाना चाहिए, यहां पर एक्सप्लोर किया जाना चाहिए, उनको एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, निकालना चाहिए। सबसे पहले अगर देखा जाए रेयर अर्थ मिनरल्स है, आपको पता है कि फ्यूचर के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी है, सिलिकॉन है, आपकी चिप है, उसके बाद आपका देखा जाए तो सेमीकंडक्टर्स हैं, ठीक है। तो फ्यूचर के अंदर अगर देखा जाए तो चिप वॉर की जो बात की जाती है तो इसलिए की जाती है। तो देखें पाकिस्तान के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स है तो उनको एक्सट्रैक्ट करना चाहिए। चाइना के साथ ऑलरेडी जो है वो डील है तो इसके काम करना चाहिए। यूएसए के साथ ऑलरेडी हमारा जो है वो कह ले कि इसके रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर डील चल रही, तो ये जरूरी है कि यहाँ पर जो है वो कंपनीज को जो है लाया जाए और यहाँ से जो है क्या किया जाए, जो जितने भी मिनरल्स है उनको निकाला जाए, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप ये भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद रिमूव रेगुलेटरी बोटलनेक्स, जितने भी है डायरेक्ट सेल के ऊपर जितने भी है वो उसको भी यहाँ पर रिमूव करना चाहिए। उसके बाद ऑयल रिजर्व्स की अभी हमने बात की कि ऑयल रिजर्व्स होने चाहिए ताकि फ्यूचर के लिए काम आ सके। इन्वेस्ट इन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स की तो हम ऑलरेडी बात कर ही रहे हैं, रेलवेज है, जितना आपका पाइपलाइंस है, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको यहाँ पर बनाया जाए। उसके बाद सर्कुलर डेट को भी देखना पड़ेगा, आपको पता है कि यहाँ पर सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है, अब और ज्यादा बढ़ेगा। उसकी वजह क्या है, पेट्रोलियम इंपोर्ट सबसे ज्यादा हमें करनी पड़ती है। तो अब देखें इंश्योरेंस प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, उसके बाद वॉर इसकी वजह से यहाँ पर जो है वो कॉस्ट भी बढ़ चुकी है ले जाने और लाने की, ठीक है। तो उससे क्या होगा, प्राइसेस जब बढ़ी हैं, जो $10 की मिल रही है अब $15 पे चले गए, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर हमारा ट्रेड डेफिसिट तो बढ़ ही रहा है,
तो उससे हमारा नुकसान होता है। जो हमारे जितने भी यहाँ पर एनर्जी सेक्टर्स है, तो जब उनको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा तो फिर यहाँ पर जो बिजली भी महंगाई होगी। इससे क्या होगा कि आपका सर्कुलर डेट जितने भी घूम घुमा के जो पूरा सर्कल चल रहा है ना, डिस्को से लेकर जितने भी आईपीपी से लेकर जितना भी हमारा चल रहा है, तो इस तरह जो घूम घुमा के फिर जो है ना ये आपका जो सर्कुलर डेट है वो बढ़ता रहता है। तो ये सर्कुलर डेट को यहाँ पर जो है वो देखना पड़ेगा। सब्सिडीज वाला जो प्रोग्राम्स है उसको भी सामने रखना पड़ेगा। एक्सेलरेट ई व्हीकल अडॉप्टेशन, एनर्जी कंजर्वेशन एफर्ट्स, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे इलेक्ट्रिक बसेस अभी पंजाब के अंदर जो है यहाँ पर जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो इलेक्ट्रिक बसेस का भी यहाँ पर आगाज किया गया, ठीक है। आप रहीमियर खान में देख सकते हैं आगाज किया गया जो ग्रीन बसेस हैं इलेक्ट्रिक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिक्योरिंग फूड एंड फर्टिलाइजर सप्लाई, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर की। भाई एग्रीकल्चर सेक्टर को यहाँ पर डेवलप डिजिटलाइज होना चाहिए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट एक और चीज भी है, वो ये है कि फर्टिलाइजर, जितनी देर आपकी खाद यूरिया डीएपी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितनी देर तक यहाँ पर जो छोटे फार्मर्स है, जो स्मॉल फार्मर्स है, जो किसान है, उनको आप यहाँ पर हेल्प नहीं करेंगे। हेल्प कैसे कर सकते हैं? उनको शॉर्ट टर्म के लिए या थोड़ा सा आपको लोन दे सकते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, यहाँ पर प्रोडक्शन को बढ़ा सकें, काम कर सकें एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब फूड को किस तरह यहाँ पर प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम जितने भी है बाकी तो चीजें देखें, यहाँ पर डिजिटल दौर है, सारी चीजें जैसे चाइना यहाँ पर यूज कर रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर हमें भी यूज करना चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। लेकिन उसके साथ साथ हमें फर्टिलाइजर को देखना पड़ेगा। देखें यहाँ पर जो खाद्य है यूरिया डीएपी, इसको भी सामने रखना पड़ेगा, तो ये भी प्रोवाइड करना पड़ेगी। तो ये चीज है। उसके बाद अगर यहाँ पर वीट पॉलिसी गंदम की बात की गई है, तो यहाँ पर 6 मिलियन टन जो है वो कह लें कि मोर देन इनफ है। अगर इसको स्ट्रेटेजिक रिजर्व अगर देखा जाए तो इसको रखना चाहिए। बाकी जो है अगर देखा जाए तो फजूल जो है यहाँ पर अगर खरीद कर रखे हैं फिर खराब हो जाती है, तो ये सारी चीजें भी सामने रखना पड़ेगी, ठीक है। तो खरीदो फरोख्त में भी थोड़ा सा जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। स्ट्रेंथन सपोर्ट फॉर द स्मॉल फार्मर्स की अभी हमने बात की। टारगेटिंग फाइनेंसिंग एंड फाइनेंशियल प्रोविंशियल सब्सिडीज, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रोविंशियल सब्सिडीज भी देनी चाहिए और उसके जरिए जो स्मॉल फार्मर्स है, छोटे किसान है, उनको अपलिफ्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिसने वाला जो तबका है वही है, ठीक है। मार्जिनलाइज्ड एरियाज में आप जाकर देखेंगे, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड है वही लोग हैं, तो उनको अपलिफ्ट किया जाना चाहिए। उसके बाद है यहाँ पर सोशल प्रोटेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। सोशल प्रोटेक्शन के अंदर क्या होता है, देखे पॉवर्टी, इन्फ्लेशन यहाँ पर देखने को मिल रही है, जेंडर इनक्वालिटी देखने को मिल रही है, वुमेन एम्पावरमेंट देखने को नहीं मिल, तो उसका जो बेस्ट सॉल्यूशन है, जो बेसिक इनकम सपोर्ट है, देखो लाखों खानदानों का यहाँ पर उसकी वजह से जो है ना वो फायदा हुआ है, उसको सपोर्ट भी किया गया। तो इस तरह के जो सोशल प्रोटेक्शन जो प्रोग्राम्स है वो जरूरी है, इनको और ज्यादा बूस्टअप किया जा सके। जितने भी वल्नरेबल जो कम्युनिटी है उनको अपलिफ्ट किया जा सके, ताकि पॉवर्टी की जो लाइन है उससे थोड़ा सा देखें, पॉवर्टी की लाइन से तो हम अब क्या आएंगे, लेकिन उसके लिए तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स है। लेकिन ये है कि ऑन द स्पॉट जो है बुरे वक्त में उनकी हेल्प की जा सकती है, ये भी एक चीज इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर तो आप यहां पर कह सकते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट जो सोशल प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है। उसके बाद फाउंडेशन फॉर द रेजिलियंस, सॉरी, ठीक है। तो अब ये 4 पिलर्स की जो अभी हमने बात की थी, यहाँ पर सबसे पहले आपका फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए, ऑल रिजर्व्स होना चाहिए, वीट स्टॉक, उसके बाद प्रोटेक्टिंग द वल्नरेबल, ठीक है, जो सोशल प्रोटेक्शन की अभी हमने बात की। तो ये 4 पॉइंट्स है जो हमारे होने चाहिए, जो हमारे लिए कह लें कि इकोनॉमिक बफर्स है, जिनका जखीरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि बुरे वक्त में जो है इसको यूज किया जा सके। अब बात करते हैं कि ईरान वाला जो मैटर है। अब मिडिल ईस्ट के अंदर आपको पता है कि यहाँ पर जो है वो कह लें कि वॉर जो है यहाँ पर आज कह लें कि कितने हो जाए 34 डे हो चुके हैं, ठीक है। 28 फेब से यहाँ पर वॉर स्टार्ट हुई, आज 34 डे हो चुके हैं। लेकिन देखें यहाँ पर जो सबसे बड़ा अगर जो इंपैक्ट देखने को मिल रहा है रीजन के अंदर, तो नो डाउट बाकी भी कंट्रीज है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा देखने को मिल रहा है। जिस तरह यहाँ पर देखें पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले भी अंडर प्रेशर है, ठीक है, और ऊपर से यहाँ पर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होगी उसकी वजह से फिर यहाँ पर क्या ऑयल की प्राइसेस एकदम से जो है बढ़ गई, यहाँ पर 55 रुपीज को बढ़ाया गया। अरेबियन सी वाहद है जहां से पाकिस्तान जो है अपनी ट्रेड करता है गल्फ स्टेट्स के साथ, तो वो यहाँ पर क्योस देखने को मिल रहा है। तो अब वेस्टर्न फ्लैंक जो हमें देखने को मिल रहा है ना, वेस्टर्न बॉर्डर मगरबी जो हमें यहाँ पर सरहद देखने को मिल रही है, एक तरफ अफगानिस्तान है, दूसरी तरफ ईरान है, और यहाँ पर देखा जाए तो फिर अरेबियन सी है। तो अब पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी है। और नेक्स्ट अगर देखें जिस तरह यहां पर डेवलपमेंट्स होते हुए नजर आ रही हैं, अब 1 बाय 1 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, आपको पूरा मैटर यहां पर समझ आ जाएगा, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या आप ऐड कर सकते हैं वो भी आप जो है वो मैं बता देता हूं, ठीक है।
सबसे पहले अगर देखा जाए पोटेंशियल फॉर प्रोलिफरेशन की अगर बात की जाए, पावर वैक्यूम एंड तेहरान रिस्क अनलिशिंग एडवांस्ड ईरानियन वेपन्स पर्टिकुलरली अब ये कमिकाजी जैसे ड्रोन्स यहाँ पर यूज किए, शायद उसके बाद मुहज्जर जैसे यहाँ पर जो है ड्रोन जो सस्ते हैं और उनको जो है यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो ये भी एक चीज देखने को मिल रही है। टू रीजन मिलिटेंट नेटवर्क्स इंक्लूडिंग टीटीपी एंड बीएलए। अब एक तरफ जो है यहाँ पर टीटीपी और दूसरी तरफ यहाँ पर बीएलए, तो दोनों की तरफ से अगर देखा जाए तो जिस तरह यहाँ पर अभी रिसेंटली बलूचिस्तान के अंदर भी अटैक्स देखने को मिल रहे हैं, इस्लामाबाद के अंदर भी अटैक्स देखने को मिल रहे हैं। देखें, एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं, हमारा पर्पस किसी को भी हर्ट करना नहीं है, ठीक है, हमारा एग्जाम ओरिएंटेड पर्पस है, हमारी जो डिस्कशन है हम अपनी एग्जाम ओरिएंटेड कर रहे हैं, ये चीज मैं अभी क्लियर कर दूं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो अब ये दोनों को है तो ये भी कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए काफी जो है वो चैलेंज यहाँ पर एस्केलेट कर रहे हैं। तो अब अगर ईरान के अंदर जिस तरह हमें यहाँ पर कह लें कि डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिली, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब जो सेंट्रल जो पावर थी वो यहाँ पर किस तरह उनको जो है यहाँ पर जो है वो कह लें कि असैसिनेट भी किया गया। 28 फेब वाला आपके सामने है, अयातुल्लाह अली खamenei, उसके बाद अली लरजानी, और यहाँ पर तो देखें जितने भी हमें लीडर्स यहाँ पर जो है वो कह लें कि यहाँ पर जो डिकैपिटेशन उनकी देखने को मिली, ठीक है। लेकिन अब जो है मैकेनिज्म अब चेक करें कि यहाँ पर जो IRGC है, जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, ठीक है, तो अब जो है वो अपनी अपनी जगह पे अपना रोल प्ले कर रहे हैं, मिसाइल्स डिफेंसिव अटैक भी कर रहे हैं, यहाँ पर यूएस और इजराइल की तरफ से भी अटैक किया जा रहा है। तो इतना उनके पास है ना स्ट्रेटेजीज, तो वो अपनी जगह पे बैठे। हालांकि ऊपर आप देखें सेंट्रल लेवल के ऊपर कोई भी नहीं था उस वक्त यहाँ पर हेड करने वाला, फिर भी यहाँ पर देखे कि वो अपने तरीके से यहाँ पर काम जो है वो करते रहे, ठीक है। अब यहाँ पर जो सबसे फियर है बड़ा, वो इस चीज को यहाँ पर अंडरस्टैंड कर कहीं के ये मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं जो अब यहाँ पर एक तरफ बलूचिस्तान है नजर आएगी, दूसरी तरफ यहां पर अगर देखा जाए हमें सिस्तान। अब सिस्तान और बलूचिस्तान आपको पता है दोनों तरफ से जो है वो यहां पर कम्युनिटी देखने को मिलती है। तो एक तरफ जो है ईरान जो है वो कहता है कि हमें भी यहां पर थ्रेट है मिलिटेंट्स ग्रुप से, जिस तरह कुर्दिश यहां पर देखने को मिल रहा है दूसरी तरफ उनके, है ना। तो इसी तरह जो वो कहता है सिस्तान जो है यहां पर मिलिटेंट्स ग्रुप से भी हमें खतरा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर अगर देखा जाए बलूचिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान को भी यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, तो दोनों को यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो अब अगर यहाँ पर आरजीसी वाले देखते हैं को अगर हो सकता है कोई ऐसा ना हो कि वो खुद ही जो है यहाँ पर जितना भी कह लें कि अंडरग्राउंड बैंकर्स बनाए गए उनके ऊपर भी कंट्रोल हासिल ना कर ले, जो जहां पर ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं उनके ऊपर कंट्रोल हासिल ना कर ले, और फिर यहाँ पर जो एक नई जो है यहाँ पर रेस शुरू हो जाए, उसको बोला जाता है आर्म्स बाजार, है ना, असले की मंडी ना शुरू हो जाए। ये भी एक बहुत बड़ा फियर है। तो ये पाकिस्तान के लिए कह लें कि एक नेगेटिव यहाँ पर जो है वो इंपैक्ट पड़ सकता है, ये चीज भी है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड IRGC, अभी हमने जैसे बात की, यूनिट्स कुड सीज कंट्रोल ऑफ द मेजर सिटीज एंड ड्रोन प्रोडक्शन लाइंस, ठीक है, वो कंट्रोल कर सकते हैं जिस तरह यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिल रही है। यंगर जनरेशन ऑफ कमांडर सीकिंग फंड्स could turn to the black markets and transforming the region into the deadly arms bazaar। तो बाजार अभी जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि अभी जो है वो असले की मंडी ना बना दिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा डर है कि ऊपर से तो अगर देखा जाए तो मिलिटेंट्स ग्रुप्स यहाँ पर सर के ऊपर बैठे हुए हैं, तो ये भी एक चीज है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास रहने वाला है, अब बात करते हैं यहाँ पर एस्केलेशन ऑफ थ्रेट्स। देखें, एक तो आप देखें कि ईरान के पास जो है अभी जितने भी ड्रोन अटैक्स किए गए, ठीक है, लो बिल्कुल आप कह लें कि यहाँ पर अटैक ड्रोन हमें देखने को मिले, इंसिडेंट्स कुड एस्केलेट ऑन टू सोफिस्टिकेटेड लॉन्ग रेंज कैंपेन्स यूजिंग ईरान ओरिजिन सिस्टम्स लाइक शाहिद एंड मुहाजिर जैसे यहाँ पर ड्रोन्स को यूज किया गया। तो आप देखें टेक्नोलॉजी किस तरह जो है यहाँ पर यूज की गई। दूसरी तरफ अगर देखा जाए इन केस ऑफ पाकिस्तान, तो लास्ट टाइम आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से यह भी कहा गया कि जो जितने भी मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से यहाँ पर ड्रोन्स को यूज किया गया। जब से यहाँ पर यूएसए और नेटो फोर्सेस ने विड्रॉ किया अफगानिस्तान से, तो यहाँ पर इनके पास जदीद टेक्नोलॉजी कहां से आती है, ये चीज भी है। दिस क्वालिटेटिव एस्केलेशन वुड पोज अ थ्रेट फॉर बियॉन्ड पाकिस्तान बॉर्डर। अगर देखा जाए तो वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए चैलेंज नहीं है, बल्कि वो सबके लिए है, क्योंकि अगर इधर से देखा जाए तो चाइना का क्या इंटरेस्ट है भाई, चाइना का भाई पूरा BRI का प्रोजेक्ट है, तो वो यहां पर रुक जाएगा। तो इसलिए जो कहा जा रहा है कि ये रीजन के अंदर पूरा जो इसके सेंट्रल एशिया के लिए भी थ्रेट है, उधर से अगर देखा जाए अफगानिस्तान भी है, तो पूरा रीजन के अंदर एक जो है वो थ्रेट क्रिएट हो सकता है। उसके बाद है पाकिस्तान डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की अगर बात की जाए, देखें नो डाउट कि यहां पर पाकिस्तान अपना डिप्लोमेटिक रोल प्ले कर रहा है। यहां पर 15 पॉइंट्स भी जो हमें देखने को मिले, 5 पॉइंट्स ईरान की तरफ भी देखने को मिले। उसके बाद पाकिस्तान के पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी डिप्लोमेसी को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि भाई जो है ना वो कह लें कि डिप्लोमेटिक रोल प्ले किया जा रहा है। तो अब देखें ये वही चीज है
कि पाकिस्तान चाहता है कि यहां पर जो है वो कह ले के मामला सॉर्ट आउट हो जाए, जिस तरह पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का भी एजेंडा है। तो ये चीज है बेसिकली सारी। पाकिस्तान हैज कंसल्ट रेस्ट्रेंट्स ऑन ऑल साइड्स, अर्ज्ड ईरान टू अवॉइड टारगेटिंग गल्फ इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड कन्वेड सर्व रिस्क ऑफ रिजीम कोलैप्स टू वाशिंगटन। देखे यहां पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से दोनों जो है यहां पर कंडेम किया गया है कि पाकिस्तान ने जो गल्फ स्टेट्स के ऊपर यहां पर अटैक्स किए गए, यूएसए मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया ईरान की तरफ से, तो वो भी कंडेम किया। उसके बाद अगर देखा जाए यहां पर जो देखा जाए तो यूएनओ के अंदर जो रेजोल्यूशन पेश की गई रशिया की तरफ से भी, और 134 कंट्रीज जो थे गल्फ स्टेट्स उनके भी यहां पर रेजोल्यूशन पेश की गई। तो दोनों रेजोल्यूशंस को पाकिस्तान ने यहां पर सपोर्ट किया। तो देखा जाए तो एक बैलेंसिंग एक्ट के साथ पाकिस्तान चला, एट द सेम टाइम चाइना के साथ भी रिलेशंस, गल्फ के साथ भी, उसके बाद यहाँ पर गल्फ के साथ भी, और उसके साथ ईरान के साथ भी, और उसके साथ 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 यहाँ पर जो है वो वाशिंगटन के साथ भी। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर चारों चीजें कि पाकिस्तान ने किस तरह जो वो इन क्रिटिकल सिनेरियो में जो है वो अपने आप को लेकर चल रहा है। तो ये ऑलरेडी अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक प्रेशर भी बिल्ड हो रहा है। मेडिएटिंग निगोशिएटिंग सॉल्यूशन की बात की जाए तो अभी हमने जो 15 पॉइंट्स की बात की गई, यहाँ पर 5 पॉइंट्स की। देखिए यह पाकिस्तान के लिए यहाँ पर क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, ये मैंने पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए, जो ड्रोन्स को लेकर कि ये इस तरह का जो है यहाँ पर थ्रेट जो है बढ़ सकता है, जिस तरह डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, यह है कि कोई बाहर से आकर फायदा ना उठा ले, यही चीज है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर उर्मची मीटिंग की बात करते हैं। देखे लास्ट टाइम हमने यहाँ पर यह बात की थी हुई थी कि बेसिकली जो मीटिंग की गई कि वो ये था कि यहाँ पर जो है पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान की तरफ से भी कुछ थे कि यहाँ पर इनके आपस में मीटिंग हुई। लेकिन अब ये एक और चीज है, अगर वो पॉइंट आपने ऐड किया है तो उसको आप थोड़ा साइड पे कर सकते हैं, उसको अरेंज भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक और पॉजिटिव चीज है कि उर्मची जो देखे ये आर्टिकल इसलिए डिस्कस किया हमने, ऐड किया, ये एडिटोरियल आर्टिकल है, वो इसलिए किया है ताकि जो प्रीवियस हमारे जो एस्पिरेंट्स है उन्होंने अगर कोई चीजें नोट डाउन की भी हैं तो बोलेंगे सर आपने तो ये बताया था, ये तो ऐसे था ही नहीं। तो इसीलिए इसको ऐड किया कि वो चीज जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तीनों के दरमियान में देखने को मिली, तो वो चीज सामने नहीं है। ये दोनों जो है यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान के दरमियान में हमें यहाँ पर मीटिंग देखने को मिली। उरामची बेसिकली जो है वो कह ले कि उरामची जो है चाइना का सिटी है, वहां पर मीटिंग होती है। ठीक है, जो पाकिस्तान की तरफ से जो इसाक डार साहब है विजिट पर गए हुए थे चाइना के, तो जो कह ले कि यहाँ पर जो है फिर वांग यी के साथ जो है यहाँ पर मीटिंग होती हुई नजर आई। ठीक है, तो अब यहाँ पर मीटिंग के अंदर बेसिकली दोनों का कंसर्न थे। एक तरफ तो देखे दोनों चीजें यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पाक अफगान स्टॉक सीकिंग रेजोल्यूशंस ऑन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अब दोनों स्टेट चाहती है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में जो रेजोल्यूशन होनी चाहिए, कुछ ऐसा मैकेनिज्म, क्या वेरीफाइबल मैकेनिज्म होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज है। वेरीफाई मैकेनिज्म की अगर बात की जाए तो उस वक्त एक मैकेनिज्म की बात की गई थी जब इस्तांबुल के अंदर जो है यहाँ पर जो है वो टॉक्स हो रही थी, जब यहाँ पर इस्तांबुल एज ए मेडिएटर रोल प्ले कर रहा था पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान में, तो उस वक्त भी एक मैकेनिज्म की बात की गई थी कि पूरा जो है यहाँ पर जो है वो पूरा जो निगरानी करेगा, पूरा यहाँ पर देखभाल करेगा। तो ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि दोनों की तरफ से कौन मिस्टेक कर रहा है, किसकी तरफ से जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ती हुई नजर आए। तो ये एक हमें चीज देखने को मिल सकती है। दूसरा यह है कि टीटीपी से अगर देखा जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान को बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंजेस है। और दूसरा एक और चीज है यहाँ पर ETIM है ना, ETIM अगर देखा जाए जो इसका मतलब होता है ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक बेसिकली मूवमेंट की बात की जा रही है, और चाइना का कंसर्न है बेसिकली जो ETIM है इसकी वजह से जो है वो सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। तो अब देखा जाए तो जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो टॉक्स हैं वो ऑलरेडी पहले भी हो चुकी हैं, फिर यहां पर पाकिस्तान की तरफ से कोरेसिव पॉलिसी को अपनाया गया, इकोनॉमिक प्रेशर भी बिल्ड किया गया ताकि मामला को सॉर्ट आउट किया जा सके। अब यहां पर चाइना और पाकिस्तान एक ही चीज चाहता है कि रीजनल लेवल के ऊपर जो है वो बेसिकली क्या होना चाहिए, यहां पर पीस होना चाहिए, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में पीसफुल टॉक्स होने चाहिए, पीसफुल निगोशिएशंस होने चाहिए ताकि जो मामला को सुलझाया जा सके। अब जो ऑपरेशन गजबुल इल्हाक यहां पर जो है वो स्टार्ट किया गया, तो अब आप कमेंट के अंदर लाजमी बताएंगे कि गजबुल जो हमारे पास गजबुल इल्हाक ऑपरेशन है कब स्टार्ट किया गया, कौन सी डेट को स्टार्ट किया गया। ठीक है, ऑलरेडी हम डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस करते आ रहे हैं इसको, तो आपने इसका जो है डेट बताने के कब इसको जो है स्टार्ट किया गया। देखिए अब जो है ऑपरेशन के अंदर जो यहां पर जो हाइप देखने को मिली वो अब नहीं है, कम होती जा रही है, और अब निगोशिएशंस की तरफ जो है वो मामलात जो है वो होते हुए भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है और होने भी चाहिए। देखिए अफगानिस्तान के साथ तो पाकिस्तान की जो है कॉन्फ्लिक्ट नहीं है,
पाकिस्तान का जो बेसिकली है वो ऑपरेशन है मिलिटेंट्स ग्रुप्स के अगेंस्ट, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और टेररिज्म जो है एक फिर जो हमें 9/11 से जो पहले वाला जो हमें यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिल रहा है, ठीक है, वही चीज़ है। तो पाकिस्तान के सिक्योरिटी के लिए काफ़ी चैलेंजेस है। तो दोनों चाइना और पाकिस्तान यही चाहते हैं कि रीजन के अंदर जो पीस होना चाहिए, जो वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में निगोशिएशन होकर मामले को सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं वोकैब की, और वोकैब के अंदर हम मीनिंग, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को लाजमी डिस्कस करते हैं। इविक्शन, इविक्शन मींस क्या होता है? रिमूवल ऑफ अ पर्सन फ्रॉम प्रॉपर्टी बाय लीगल प्रोसेस, ठीक है, बेदखली कर देना, प्रॉपर्टी से निकाल देना बाहर, ठीक है। उसके बाद सिनोनिम क्या बनेगा यहाँ पर? एक्सपल्जन या इजेक्शन आप इसको बोल सकते हो, उठाकर बाहर फेंक देना या बेदखल कर देना, ठीक है। एंटोनिम क्या बनेगा? एडमिशन या रिटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या? फॉडर। फॉडर मींस क्या होता है? इजी है, फूड फॉर एनिमल्स, जो चारा होता है जानवरों के लिए उसको बोला जाता है। मटेरियल यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है, फीड आर फॉरेज आप इसको बोल सकते हैं। और एंटोनिम क्या बनेगा हमारे पास? नरिशमेंट या स्कार्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? प्रीडेक्मेंट। प्रीडेक्मेंट मींस क्या था? डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन, नाखुशगवार सूरत हाल को बोल सकते हैं, परेशान कुन सूरत हाल को भी आप बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा यहाँ पर? सिनोनिम डायलेमा या प्लाइट, उल्टा क्या बनेगा? ईज या कंफर्ट आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? मिनोप्सनी। मिनोप्सनी मींस क्या था? मार्केट सिचुएशन विद ओनली वन बायर, ऐसी मार्केट जहां पर सिर्फ एक ही जो है खरीदार हो उसको बोला जाता है मिनोप्सनी, ठीक है। सिंगल बायर मार्केट, बायर मोनोपोली, ठीक है। उल्टा क्या बनेगा? कंपेटिटिव मार्केट या मल्टीपल बायर्स आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? मडल। मडल मींस क्या होता है? यहाँ पर कंफ्यूज, डिसऑर्डर स्टेट, ठीक है, उलझन का शिकार होना, ठीक है, बेतरतीबी जो है नजर आना, ठीक है। यहाँ पर पेचीदा भी आप कह सकते हैं, कंफ्यूजन या डिसऑर्डर, ठीक है। उसके बाद उल्टा क्या बनेगा? क्लैरिटी या ऑर्डर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? कांग्रीगेशन। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कई बार, ठीक है। कांग्रीगेशन मींस अ गैदरिंग और असेंबली ऑफ द पीपल, लोगों का इजमा, एक जगह पर इकट्ठे हो जाना, ठीक है, असेंबली या गैदरिंग बोल सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा? डिस्पर्जन, बिखर जाना, सेपरेशन, अलग हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर? टम्बलिंग। टम्बलिंग मींस क्या होता है? फॉलिंग सडनली और कंटिन्यूअसली, मींस लड़खड़ाना या बार बार गिरते जाना, ठीक है, लगातार। तो क्या बनेगा इसका सिनोनिम? फॉलिंग या ड्रॉपिंग, ठीक है। उल्टा क्या बनेगा? राइजिंग या असेंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास? टायरेड। टायरेड तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कई बार, ठीक है, आप हमारा वन पेपर के अंदर भी पूछा जा चुका है। अ लॉन्ग एंग्री स्पीच, ठीक है, एक लंबी गुस्से वाली तकरीर को बोला जाता है। रैंट या आउटब्रस्ट। उल्टा क्या बनेगा? प्रेज या काम स्पीच, ठीक है, पुरस्कून तकरीर जो होती है। रेट्रोएक्टिव मींस क्या होता है यहाँ पर? टेकिंग इफेक्ट फ्रॉम पास्ट डेट, जो बेसिकली माजी से मुतासर हुआ होता है उसको बोला जाता है, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव बोल सकते हैं, बैक डेटेड बोल सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा? प्रोस्पेक्टिव या हमारे पास फ्यूचर आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या? इनकंसीवेबल। इनकंसीवेबल इजी आपका इम्पॉसिबल टू इमेजिन या बिलीव, जैसा जो जिसका तस्वर ना किया जा सके, ठीक है, और तस्वर करना मुमकिन ना हो, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास अनइमेजिबल या अनबिलीवेबल, ठीक है, जिसका तस्वर ना किया जा सके, यकीन ना किया जा सके, ठीक है। उल्टा क्या बनेगा? कंसीवेबल या बिलीवेबल। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या? फ्लैग्रेंट। ऑलरेडी हम यूज करते रहते हैं, मींस ओपन जो होता है, बहुत ज्यादा कह गुस्ताख टाइप का भी आप कह सकते हैं, या वाजे तौर पर भी आप कह सकते हैं, क्लियरली ऑब्वियस या ऑफेंसिव टाइप भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ब्लैंटेड गुस्ताख को भी बोल सकते हैं आप, यहाँ पर बहुत ज्यादा जो वाजे होता है, क्लियर, उसको भी बोल सकते हैं। और उसके बाद ग्लेरिंग को भी आप बोल सकते हैं। ग्लेरिंग मीन्स तो वैसे बनता है घूरना किसी को, ठीक है, लेकिन इसका उल्टा क्या बनेगा? सटल या हिडन आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या? रेडिमेंट्री। आप ऑलरेडी आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, बेसिक या कह ले के अनडेवलप्ड, जो इब्तदाइया होता है उसको बोला जाता है, ठीक है, बेसिक या प्रिमिटिव, इब्तदाई तौर पर, है ना। उल्टा क्या बनेगा इसका? एडवांस्ड या डेवलप्ड। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या है? स्टॉलमेट। स्टॉलमेट इजी हमारा सिचुएशन वेयर नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल, ऐसी सूरत हाल जहां पर कोई तरक्की का चांसेस ना हो, ठीक है, डेडलॉक हो, इम्पास आप कह सकते हैं, बिल्कुल जमूद हो जाना, यहाँ पर जैम लग जाना। तो उल्टा क्या बनेगा? ब्रेक थ्रू या प्रोग्रेस। तो आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच। जितने भी हमारे यहाँ पर लेक्चर को यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं पॉइंट्स, बेसिकली कहने का मतलब है, तो उनको आपने नोट डाउन लाजमी कर देखें। यहाँ पर आप डेली बेसिस के ऊपर जो आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। आप अपने जब हाथों से काम कर रहे हैं, आपको चीजें यहाँ पर क्लियर की जा रही है, तो आप अपनी नोट्स मेकिंग प्रॉपर लाजमी कीजिएगा, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो थैंक यू सो मच।